दरवाजा बंद कर दीजिएगा। हाँ भैया, दरवाजा जी, बंद। स्टार्ट। ओम नमस्कार। मैं भगवान दास, दिल्ली कोऑर्डिनेटर ऋषि कुल योग पीठ की तरफ से आप सबको नमन। आज का वेबिनार प्रारंभ करने से पूर्व आइए सर्वप्रथम ईश्वर की वंदना करते हैं। कमर गर्दन सीधा करें, कोमलता से आंखें बंद करें, गहरा लंबा सांस लें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम। दोनों हथेलियों का दर्शन करें, कोमलता से आंखों पर स्पर्श करें। रिलैक्स। हमारे बीच डॉक्टर फारुल केन जी उपस्थित हो चुकी हैं और अब मैं हमारे अध्यक्ष डॉक्टर डी.एन. शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि वो डॉक्टर साहब का अभिनंदन करें और वेबिनार प्रारंभ करने की अनुमति दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भगवान दास जी। सर्वप्रथम आज विशेष दिन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है पूरे विश्व में, और विश्व स्वास्थ्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई सभी को, क्योंकि हमारा जो महासत्र है वो स्वास्थ्य पर ही लगातार चल रहा है, लगातार जारी है। इसमें लगातार महासत्र अटेंड कर रही है हमारी मुख्य वक्ता डॉक्टर फारुल पटेल जी, और एनाटॉमी विषय के अंतर्गत अलग अलग टॉपिक पर महासत्र लगातार चल रहा है। आज का जो महासत्र है वो यूरिनरी सिस्टम पर है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिटॉक्सिफिकेशन के अंतर्गत जो है हम बॉडी को फिट रखते हैं, कहीं ना कहीं उससे मिला जुला आज ये महासत्र व्याख्यान है। तो मैं अनुरोध करूँगा उन योग साधकों से, विद्यार्थियों से, शिक्षार्थियों से जो आज महासत्र को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें विशिष्ट जानकारी मिलने वाली है, लगातार जुड़े रहें। और अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आमंत्रित करूँगा अनुपम आज आए और डॉक्टर मैम का स्वागत अभिनंदन करें और आज के इस कार्यक्रम को आगे धन्यवाद शुक्ला सर, सभी को प्रणाम। मेरा नाम अनुपम कुमार, सिकुल योग पीठ बिहार कोऑर्डिनेटर, और आज के सत्र में डॉक्टर फारूक मैडम का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जो मैडम सूरत गुजरात से हम उसके सामने लाइव आ चुकी है, तो चलते हैं मैडम के पास और आज के टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो मैडम आपका स्वागत है, आप आए और अपना व्याख्यान स्टार्ट करें। धन्यवाद। हरिओम सभी को। ऋषिकुल गुरुकुल विद्यापीठ की मैं शुक्रगुजार हूँ और भगवान दास जी, देवनाथ जी और अनुपम जी की मैं भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे आज इस मंच पर आमंत्रित किया है, और मैं अपना भाग्य समझती हूँ यहाँ आकर। और जैसे हम आज बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड हेल्थ डे है आज, तो आज मुझे टॉपिक दिया हुआ है यूरिनरी सिस्टम, यानी कि हमारा एक वाइटल ऑर्गन होता है कि जो हम जिसके बिना जीवन हमारा मुश्किल होता है, हम जी नहीं पाते। तो आज वो टॉपिक मुझे दिया हुआ है और मैं
अपना पूरा जानकारी इसके बारे में आपको दूंगी आज। मैं डॉक्टर पारुल पटेल सूरत गुजरात से हूँ और मैंने BAMS किया है गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल, और मैं एक सर्टिफाइड योगा टीचर एंड इवैल्यूएटर हूँ फ्रॉम IYA और 88% से मैंने वहाँ से पास किया हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं हमारा यूरिनरी सिस्टम, यानी कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो एक पार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में मेजर 3 वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। वाइटल ऑर्गन यानी कि जो अगर फेल हो जाते हैं तो हमारा जीवन असंभव हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। और उसमें से एक जो हमारा वाइटल ऑर्गन है वो किडनी होता है, और किडनी यूरिनरी सिस्टम का मेजर पार्ट प्ले करता है। तो इसको हम कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है और इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी होती है तो हम काफ़ी डिजीज को हम ओवरकम कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज हम यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम यानी कि जैसे कि नाम है यूरिन का प्रोडक्शन करना, तो वो हमारी एक एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या मतलब होता है कि एक्सक्रीशन यानी कि जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकालना। हमारी बॉडी में मेजर 3 टॉक्सिन्स होते हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड और सेमी सॉलिड उनका जो निष्कंदन बाहर निकालता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है, यानी कि बड़ी आंत। तो वो क्या काम करती है, वो जो काइल के स्वरूप में जो मेटाबॉलिज्म के बाद जो सब्सटेंस बाहर रिलीज करती है वो मल के स्वरूप में बाहर निकालती है, उसको भी एक्सक्रीशन बोलते हैं। दूसरा है लिक्विड। लिक्विड यानी कि लिक्विड स्वरूप में, पानी स्वरूप में। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारी किडनी और हमारी स्किन। तो हमारी स्किन भी जैसे पसीना बाहर निकालती है, उसमें भी काफ़ी सारे सॉल्ट्स होते हैं और टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी के अंदर से जो स्किन हमारी बाहर निकालती है। और उसके बाद आता है गैसेस। गैसेस यानी कि जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था, ये जो गैस का आपले होता है, यानी कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो, और जो वाष्प होती है यानी कि मॉइस्ट जो वाष्प को हम बाहर निकालते हैं, और श्लेष्म यानी कि जो कफ जैसा पदार्थ होता है जो जरूरी नहीं होता है बॉडी के लिए, तो वो हमारा लंग्स बाहर निकालता है। तो इस तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर टोटल हमारे 5 ऑर्गन आते हैं। किडनी आता है जो यूरिया को बाहर निकालता है, लिवर आता है जो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, लंग्स है जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाष्प और श्लेष्म को बाहर निकालता है, लार्ज इंटेस्टाइन जो अपक्व अंग को, उसको हम काइल बोलते हैं, वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और दूसरा है स्किन। तो स्किन हमारा पसीने के रूप में निकालता है। सीबम यानी कि हमारे जब नाक के पास चिकना जैसा पदार्थ होता है, ऑयल, वो स्किन एक्सक्रीट करता है। और दूसरे सॉल्ट्स, कुछ कार्बोनेट और नाइट्रिक जो सॉल्ट्स होते हैं उसको वो बाहर निकालता है। अभी हम बात करेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट जो यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है वो हम किडनी को बिलीव करते हैं, क्योंकि किडनी जो है वो उसमें 2 फंक्शनिंग होते हैं, मेजर फंक्शनिंग। एक तो फिल्ट्रेशन का काम करता है और दूसरा कि वो रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता है कि किडनी जो हमारा है वो रीअब्जॉर्प्शन भी करता है, यानी कि वापस वो जो फिल्ट्रेशन हो गया है, जो छन गया है, उसको वापस रीअब्जॉर्प्शन करता है। उसमें 2 प्रोसेस होती है, वो मैं आगे आपको समझाती हूँ। अभी हम बात करेंगे कि जो यूरिनरी सिस्टम है उसके मेजर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। मेजर तो आपको मैंने जैसे बताया किडनी होता है, वो आगे कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला है कि हमारे किडनी का पोजीशन। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में किडनी कहाँ पर होती है और किस तरह से होती है और कितनी होती है। तो बॉडी में किडनी होती है वो 2 होती है, एक राइट में होती है, एक लेफ्ट में होती है। राइट वाली जो किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है, और लेफ्ट वाली किडनी थोड़ी सी ऊपर की साइड में होती है। राइट वाली किडनी नीचे क्यों होती है, क्योंकि राइट साइड में हमारा लिवर आता है, तो लिवर के दबाव से वो थोड़ी सी नीचे डिप्रेस हो जाती है, और लेफ्ट वाली है वो थोड़ी सी ऊपर रहती है, मतलब ऊपर नीचे होती है स्लाइटली। दूसरा भाग है हमारा राइट किडनी और लेफ्ट किडनी, जैसे 2 हो गए। और उसके बाद जो उसके ऊपर एक ट्रायंगल फॉर्म में येलो कलर की एक ग्रंथि होती है, उसको हम एड्रीनल बोलते हैं। रीनल यानी कि वृक्क,
और उसको गुर्दे भी बोलते हैं। और उसके ऊपर जो एक ग्लैंड होती है एड्रीनल, यानी कि रीनल के ऊपर, और उसको हिंदी में अधिवृक्क बोलते हैं। जैसे वृक्क नाम है वैसे वो अधिवृक्क नाम है, और इंग्लिश में हम उसको रीनल बोलेंगे तो उसको हम एड्रीनल बोलेंगे, यानी कि ऊपर होती है। जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट, यूरिनरी सिस्टम का पार्ट नहीं है वो, इसलिए अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उसका लोकेशन उसके ऊपर आता है। दूसरा होता है हमारा यूरेटर। यूरेटर यानी कि मूत्रवाहिनी, जो वहन करता है। मूत्र जब बन जाता है यूरिन के अंदर तो वो उसका वहन करता है। इसके बाद नीचे आता है ब्लैडर, यानी कि मूत्राशय, जैसे नाम है मूत्र का आशय, यानी कि उसको स्टोर करता है। और उसके बाद आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा यानी कि मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग जब मूत्र विसर्जन हो जाता है तो उसको मूत्रमार्ग बोलते हैं। तो इस तरह से हमारी राइट किडनी, लेफ्ट किडनी हो गई। इसके बाद आएगा राइट यूरेटर, लेफ्ट यूरेटर, उसके बाद ब्लैडर आएगा। यूरिनरी ब्लैडर एक ही होता है, वो दोनों साइड से कनेक्शन करता है। और यूरेथ्रा वो भी एक ही होता है जो मूत्र को विसर्जन करता है। अभी हम बात करेंगे कि जो हमारा ब्लैडर होता है वो एक ट्रांसपेरेंट थैली की तरह होता है, और जहाँ पर यूरिन बनता है धीरे धीरे वो जैसे जैसे बूंद बूंद बन के वहाँ पर वो स्टोर होता है। और उसकी कैपेसिटी नॉर्मल आदमी में 1/2 लीटर के आसपास होती है। और जब वो भर जाता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जब उनको मूत्र त्याग करने की इच्छा होती है तो धीरे धीरे जैसे स्टोरेज होता है, मल का भी जैसे हमने स्टोरेज समझा डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसी तरह से यहाँ पर भी वो बनने के बाद तुरंत नहीं निकल जाता बॉडी में से, वो धीरे धीरे स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद जब वो वेसल भर जाता है तो कंट्रैक्शन होता है, और फिर हम मूत्र का विसर्जन करते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे कि ये हमारा हो गया एक्सटर्नल सिस्टम। अभी हम थोड़ा इंटरनल के बारे में बात करेंगे कि जो हमारा किडनी होता है उसका अगर हम कट सेक्शन करते हैं तो उसके अंदर क्या पाया जाता है। तो उसके अंदर मोस्टली 3 चीज़ें पाई जाती है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछते हैं। तो उसका जो किडनी होता है वो बीन शेप होता है, यानी राजमा जो हमारा होता है, राजमा हम खाते हैं, वो राजमा की शेप का होता है और बीन शेप होता है। और जैसे ओम होता है वैसे उस तरह से वो उसका स्ट्रक्चर होता है। उसका बाहर का लेयर होता है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, मिडिल का लेयर होता है उसको हम मेड्यूला बोलते हैं, और जहाँ से यूरेथ्रा बाहर आता है तो वो पॉइंट को हम रीनल हाइलम बोलते हैं। रीनल हाइलम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वहाँ पर जो मूत्र बनता है तो वहाँ पर आकर पहले डिपोजिट होता है, और उसके बाद फिर वो यूरेथ्रा से नीचे जाता है और फिर वो ब्लैडर में स्टोर होता है। तो कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा यूरिया की मात्रा कहाँ पर होती है। तो जब जैसे यूरिन बन जाता है तो यूरिया की मात्रा वहाँ पर ज़्यादा होती है, तो रीनल हाइलम में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा होती है वहाँ पर। अभी हम आगे बात करेंगे कि किडनी का फंक्शनिंग कैसे होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि उसके, और हम उसको क्या नाम से जानते हैं। जैसे हम गुर्दे बोलते हैं तो पता नहीं होता है गुर्दे हम किसको बोलते हैं, तो किडनी का ही दूसरा नाम है वृक्क बोलते हैं उसको, गुर्दे बोलते हैं। इस तरह से उसके डिफरेंट नाम होते हैं। उसका वजन जो होता है वो 140 ग्राम्स के आसपास होता है, 140 से 150 ग्राम्स। उसकी मेन इकाई यानी कि यूनिट, तो जो उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और हम इसमें काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है कि न्यूरॉन आएगा कि नेफ्रॉन आएगा। न्यूरॉन जो है वो ब्रेन सेल होता है, और नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी का होता है, किडनी का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। और हमारी बॉडी के अंदर टोटल 8 लाख जितने नेफ्रॉन्स हम पाए जाते हैं। अभी जो रक्त को जो घनता है उसका जो फिल्ट्रेशन का काम करता है वो यहाँ पर होता है, यानी कि शुद्धिकरण नहीं होता है, सिर्फ फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन यानी छनाई, और शुद्धिकरण हम किसको बोलते हैं कि प्योरिफिकेशन नहीं होता है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। ये चीज़ हम कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि प्योरिफिकेशन होता है कि फिल्ट्रेशन होता है, ये दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। फिल्ट्रेशन होता है किडनी में, और प्योरिफिकेशन होता है हमारे लंग्स में। लंग्स प्योरिफिकेशन कैसे करता है कि वो ऑक्सीजन उसको देता है वहाँ पर, और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो उसको हम प्योरिफिकेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि छनाई होती है। जो छलनी की तरह हम छानते हैं तो इसी तरह से वहाँ पर छनाई होती है। अभी हम बात करेंगे कि यूरिन का जो निर्माण करता है, तो जो किडनी है वो हमारा यूरिन का निर्माण करता है, यानी कि यूरिन बनता है वहाँ पर। और एसिड और बेस
इसको बैलेंस करता है। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि एसिडिक बढ़ जाता है और बेसिक होता है, तो उसको बैलेंस करता है। उसको बैलेंसिंग का काम भी किडनी करता है। अभी हम बात करते हैं कि उसका पीएच, तो यूरिन का हमारा पीएच जो होता है वो 4.8 होता है। यानी कि अगर 7 से नीचे जाएगा तो वो एसिडिक हो जाएगा और 7 के ऊपर जाएगा तो वो बेसिक हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि हमारा जो जहर का जो, अगर बॉडी के अंदर कोई जहरीला पदार्थ आ जाता है, कोई भी XYZ खाने में अगर कुछ आ गया, या तो हम मेडिसिन लेते हैं, तो मेडिसिन में से भी काफी सारे टॉक्सिन्स निकलते हैं जो हमारे बॉडी को हार्म करते हैं। तो वो सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारा किडनी उसको पूरा फिल्टर करके बाहर निकाल देता है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो जहर का जो निष्क्रियता जो काम करता है वो किडनी करता है, लेकिन जहर की असर कहाँ पे दिखेगी? तो जहर की असर आपको पहले दिखेगी लिवर में, क्योंकि वहां पर उसकी असर दिखती है, और जो उसको इनएक्टिव करता है वो किडनी करता है। तो ये दोनों चीजों में भी फर्क होता है। अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देके समझाती हूँ कि ये कैसे फर्क होता है। जैसे कि एक कोई इंसान अल्कोहल लेता है, तो अल्कोहल जो है उसका जो जहर होता है वो सीधा किडनी में नहीं जाता है, वो पहले लिवर पे आता है। उसकी खराबी जो होती है वो लिवर पे दिखती है, और सिरोसिस ऑफ लिवर होता है, और उसकी वजह से काफी डिजीजेस होते हैं आगे। तो सबसे पहले उसकी असर लिवर पे आएगी, और लिवर के बाद फिर वो उसका निस्कंदन होगा, और फिर वो जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको वो नलीफाई कर देता है, यानी कि उसको निष्क्रिय कर देता है, और वो उसको बॉडी में से विसर्जित कर देता है। तो ये दोनों चीजों में फर्क होता है। अभी हम आगे बात करेंगे कि ये फिल्ट्रेशन का काम कैसे होता है, उसमें से जो नेफ्रॉन होते हैं वो किस तरह से कार्य करते हैं। अभी हमने देख लिया कि किडनी तो एक पार्ट है जो उसका फिल्ट्रेशन करता है और रीएब्जॉर्प्शन करता है। अभी हम देखेंगे कि वो एक यूनिट उसका वो किस तरह से काम करता है, वो कैसे उसका फिल्ट्रेशन करता है। तो हमारा जो नेफ्रॉन होता है, जो एक यूनिट होता है नेफ्रॉन का, वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक ग्लोमेरुलस होता है और उसके साथ एक पूरा कैप्सूल जैसा होता है, उसको बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसके मेजर 2 ही पार्ट्स होते हैं। एक ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस यानी कि गुच्छे की तरह होता है, जैसे कि बाल का गुच्छा होता है वैसे उसकी सारी नालियां एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई होती है, तो पूरा गुच्छा होता है। तो वहां पर फिल्ट्रेशन होता है, और वो उसके साथ ही नीचे पूरा ऐसा कैप्सूल फॉर्म में होता है, उसको हम बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। अभी ग्लोमेरुलस क्या काम करता है? ग्लोमेरुलस मोस्टली फिल्ट्रेशन का काम करता है, छनाई का काम करता है। वहां पर क्या क्या छन जाता है, जैसे कि जो अच्छी अच्छी चीजें आई है वो भी छन जाती है, और पूरा शुद्धि ब्लड जो हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, वो उसको वापस आगे भेज देता है। रीनल आर्टरी के थ्रू वो उसको आगे भेज देता है। रीनल जैसे नाम है वैसे ही उसकी आर्टरी का भी नाम है, रीनल आर्टरी और रीनल वेन। तो आर्टरी में शुद्ध होगा और वेन में वो इम्प्योर होगा, डीऑक्सीजनेटेड, और आर्टरी में होगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा। तो वो सारा जो अच्छा वाला पार्ट होता है, जो जैसे हम दूध पे मलाई आ जाती है, तो अच्छा वाला जो होता है वो रीनल आर्टरी को वो भेज देता है। अभी यहाँ तक हो ये क्लियर हो गया हमको कि ये उसका फिल्ट्रेशन हो गया पूरा। अभी क्या होता है कि वो अच्छी चीजें भी छन जाती है, कुछ अच्छी चीजें जो होती है वो भी छन जाती है वहां पर, क्योंकि वो बड़ा जो छन्नी होते हैं उसमें से अच्छी चीजें भी थोड़ी रह जाती है। तो उसमें क्या आता है, बेसिकली ग्लूकोज भी छन जाता है वहां पर। फिर जो प्लाज्मा होता है वो भी छन जाता है, मिनरल्स होते हैं वो भी छन जाते हैं, और थोड़ा वाटर का पार्ट होता है उसमें। तो ये सारी चीजें फिल्टर हो जाती है। लेकिन ये फिल्ट्रेशन और आगे रीएब्जॉर्प्शन होता है। उसमें क्या होता है कि जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं उसका वो रीएब्जॉर्प्शन होता है। आरबीसीज होते हैं, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसेस, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड कॉर्पसेस। इसके बाद जो प्लाज्मा में प्रोटीन होता है, वो सारी चीजें रह जाती है, वो उसका फिल्ट्रेशन नहीं होता है यहाँ पर, और आगे वो ब्लड को भेज देता है। अभी हम आते हैं ग्लोमेरुलस हो गया इसका। इसके बाद आता है हमारा जो बोमेन कैप्सूल है। बोमेन कैप्सूल क्या काम करता है? तो बोमेन कैप्सूल जो है वो आवश्यक पदार्थों को वापस रीएब्जॉर्प्शन करता है, यानी कि जो छना हुआ है उसमें से भी और वापस जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस है उसको वापस वो अंदर रीएब्जॉर्ब कर लेता है। और उसका मेन कार्य है कि जो यूरिया होता है उसको सेपरेट कर देता है वहां से। तो ये मेजर रोल प्ले करता है। हमको लगता है कि सिर्फ वो ग्लोमेरुलस में होता है, लेकिन ग्लोमेरुलस से भी इम्पोर्टेंट काम जो होता है वो बोमेन में होता है। तो यूरिया का जो सेपरेशन होता है
वो वहाँ पर बोमेन कैप्सूल के द्वारा होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बोमेन कैप्सूल का ही रोल होता है, क्योंकि वो रीएब्जॉर्प्शन करता है और यूरिया को अलग कर देता है। अभी हम समझेंगे कि जब हम मेटाबॉलिज्म हो जाता है, उसके बाद जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो अमोनिया के फॉर्म में होते हैं। यानी कि अमोनिया एक बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस है बॉडी में, लेकिन उसका अमोनिया एज इट इज उसको नहीं निकलता बाहर, क्योंकि अगर वो निकलता है तो वो बहुत डेंजरस सब्सटेंस हो जाता है। तो ऊपर वाले ने हमारे बॉडी के अंदर इतना मतलब माइन्यूटली हमको बॉडी में हमको डिफेक्ट नहीं हो और उसको अच्छे से उसको बाहर निकाल दे, उसके लिए काफी सारी क्रियाएं हमारे बॉडी के अंदर की हुई है। कि जैसे अमोनिया को वो डायरेक्टली बाहर नहीं निकालता, लिवर क्या काम करता है कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। यानी अमोनिया तो डेंजरस सब्सटेंस है ही, लेकिन वो यूरिया को कम डेंजरस सब्सटेंस में पहले कन्वर्ट कर देता है और फिर वो हम यूरिया को बाहर निकालते हैं। ये अद्भुत रचना है और ये बहुत सराहनीय है कि हमारे बॉडी में इस तरह से चेंजेस होते हैं कि जो हमारे बॉडी को डिस्टर्ब नहीं करे, हमारी बॉडी को खराबी नहीं करे और वो बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर लिवर वापस आ गया कि इस फंक्शन में भी वो काम करता है कि वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है और फिर यूरिया हमारी बॉडी से बाहर जाता है। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगी कि वो यूरिया में कन्वर्ट करने से वो और क्या फायदा होता है। आगे आते हैं कि हम वृक्क के मेजर जो कार्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा जो भी टॉक्सिन्स बॉडी में निकलते हैं, लिवर के रूप में से वो बाहर निकाल देता है उसको। दूसरा काम है कि बॉडी हमारे जो ब्लड में प्रेजेंट जितने एच आयंस है उसका वो कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है। अभी देखो ये कंसंट्रेशन कंट्रोल करके वो आगे क्या फायदा होता है उसका कि ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको भी वो उसकी मात्रा को भी वो कंट्रोल करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करने से हमारा जो बीपी है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि किडनी उसमें भी मेजर रोल प्ले करता है। वो आगे हम जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें हम समझेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। आगे आती है हमारे किडनी है, वो ब्लड और टिश्यू मटेरियल के अंदर वाटर और सॉल्ट उसकी मात्रा को भी वो क्या बोलते हैं उसको मेंटेन करता है। यानी कि वो उसको भी लेवल में रखता है, इक्विलिब्रियम में रखता है और हमारे बीपी को कंट्रोल करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है लिवर हमारे किडनी का कि वो पूरे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है और फिल्ट्रेशन का भी काम करता है। तो ये एक वाइटल ऑर्गन हो गया और ये जो बीपी को कंट्रोल करता है, इससे हमारी काफ़ी सारी डिजीजेस को भी कंट्रोल किया जा सकता है। और इसको शुद्धिकरण के लिए जैसे बताया है कि हमें 4 लीटर तक पानी पीना होता है, तो हमारा ये सारा सिस्टम क्लीन रहता है। अभी हम आते हैं कि यूरिन जो होता है उसके अंदर क्या क्या सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि मेजर यूरिन के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो यूरिन में 95% उसका जो कंपोजिशन है वो वाटर होता है और यूरिया जो होता है उसके अंदर वो 2% होता है, 2% के आसपास होता है। और हमारा यूरिन का जैसे पीएच मैंने आपको बताया 4.8 होता है, इसीलिए उसको हम एसिडिक बोलते हैं। यूरिया जो है वो एसिडिक होता है। अभी यूरिन के अंदर जो गंध होती है वो कहाँ से आती है, तो वो अमोनिया से आती है। तो जो मैंने आपको बताया कि अमोनिया जो लिवर हमारा उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है अमोनिया को, तो जो गंध का पार्ट होता है वो वहां से आता है। यानी कि अगर हमारे यूरिन के अंदर अमोनिया का पार्ट ज्यादा होगा, यानी हमारा लिवर अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा होगा, तो वो कम अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करेगा। तो जो गंध आती है बेसिकली वो अमोनिया से आती है, यूरिया से नहीं आती लेकिन अमोनिया से आती है। तो जिसका लिवर फंक्शनिंग अच्छे से नहीं होता है उसके मूत्र में ज्यादा गंध होती है। और जो हमारा कलर होता है, यूरिन का जो कलर होता है येलो कलर, वो किस वजह से आता है, तो वो हमारा हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड के अंदर जो HB होता है हीमोग्लोबिन, उसका डीकम्पोजिशन होता है। यानी कि वो जो टूटते हैं सेल्स, तो टूटने की वजह से वहां पर एक पिगमेंट होता है, यूरोक्रोम बोलते हैं उसको, यूरोक्रोम की वजह से वो यूरिन का कलर आता है। अभी हम बात करेंगे कि जो मैंने आपको बताया कि यूरिया हम क्यों हम रिलीज करते हैं, हमारे यूरिन में यूरिया क्यों होता है। तो जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी पर एक बैलेंस क्रिएट होता है।
तो भगवान ने प्लैनेट के ऊपर सारों जितने जीव हैं उनको बैलेंसिंग किया है, यानी कि हम जो यूरिया बाहर निकालते हैं और वो कहीं ना कहीं पे उसको हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको बैलेंस करता है, यानी कि हम जैसे ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो ये जो एक बाय प्रोडक्ट हुआ, तो वो बाय प्रोडक्ट कुछ जीव होते हैं जो उसको लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, तो ऑक्सीजन हम लेते हैं, इसी तरह से वो इक्विलिब्रियम रहता है प्लैनेट के ऊपर। तो इस तरह से कुछ जीव जो होते हैं वो यूरिया को ही सिक्रीट करते हैं, तो हम जो है वो इस ग्रुप में आते हैं, उसको हम यूरियोटेलिक बोलते हैं। टेलिक यानी कि निष्कासन करना, तो हम यूरिया को बाहर निकालते हैं, इसलिए हम यूरियोटेलिक हो गए। तो जितने सस्तन प्राणी हैं वो सारे के सारे यूरिया को बाहर निकालते हैं। अभी आता है यूरिक एसिड, तो कुछ जो जीव होते हैं वो यूरिक एसिड को मूत्र में बाहर निकालते हैं, तो उनको हम यूरिटेलिक बोलते हैं, यानी कि यूरिक एसिड को वो बाहर निकालते हैं। और जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए, जो बर्ड्स हो गए, जो सरीसृप बोलते हैं हम उनको, सांप हो गए, जो छिपकली है, वो सारे जीव जो होते हैं वो हम उसको इसके अंतर्गत लेते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे बॉडी के अंदर भी ये डिजीज हो जाता है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगी, यूरिक एसिड वाला। दूसरा है अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक यानी कि जो अमोनिया को ही डायरेक्ट बाहर निकालते हैं। हमारा बॉडी अमोनिया को बाहर नहीं निकालता है, हमारा बॉडी क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है लिवर। लेकिन कुछ जीव जो होते हैं वो डायरेक्ट अमोनिया को बाहर निकालते हैं, उसको अमोनोटेलिक बोलते हैं। उसके अंदर मछली आती है, कीट आते हैं, इस तरह के जो जीव होते हैं वो उसके अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि डिजीज, तो किडनी के रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज हम नॉर्मल देखने को मिलती है हमको। तो सबसे पहले आता है उसमें स्टोन, जैसे हमको पता है कि रीनल स्टोन बोलते हैं, पथरी हो जाती है। तो पथरी और भी ऑर्गन में होती है, जैसे कि गॉल ब्लैडर में भी पथरी होती है, लेकिन इसको हम यहाँ पर जो पथरी होती है उसको हम रीनल स्टोन बोलते हैं। और रीनल स्टोन मेजर जो उसका फॉर्मेशन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होता है, ऑक्सलेट। और ये कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है वो क्या काम करता है, वो एक पत्थर की तरह होता है, यानी कि वो कैल्सिफिकेशन हो जाता है। तो वो जो क्षारीय पानी होता है जो हम काफी रूरल एरिया में पाया जाता है, वो पानी अगर हार्ड वाटर जो होता है वो अगर हम पीते हैं तो उसमें काफी सारे ऑक्सलेट्स होते हैं। उसमें 3 अलग अलग प्रकार के ऑक्सलेट्स होते हैं, लेकिन जो मेजर होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट का जब डिपोजिशन होगा तो वो धीरे धीरे एक एक कण, एक एक रज के समान, रेती के समान वो एक एक कण होता है, तो एक एक कण वो डिपोजिट होता है किडनी में, और वो धीरे धीरे एक स्टोन का फॉर्म ले लेता है। और वो स्टोन बन के वो धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है, और जिस तरह से वो जहाँ पे भी प्लेस होगा तो उस तरह से उसमें पेन होता है। और किडनी का पेन जो होता है वो बहुत पेनफुल होता है। और काफी जो जितने पेन्स बताए हुए हैं उसमें एक प्रेगनेंसी का पेन और एक स्टोन का पेन, ये 2 पेन को ऊपर की कैटेगरी में रखा है, यानी कि बहुत पेनफुल होता है। और दूसरा आता है हमारा अमोनिया, जैसे मैंने आपको बताया उसको यूरेनिया बोलते हैं, कि उसमें कभी कभी मनुष्य में क्या होता है कि हम डायरेक्टली अमोनिया को रिलीज करते हैं, यानी कि पेशाब में अमोनिया रिलीज होता है, वो एक डिजीज है। वो नॉर्मल नहीं होता है लेकिन वो एक डिजीज के फॉर्म में होता है, तो उसको ट्रीट करना पड़ता है। और दूसरा है यूरिक एसिड, जैसे मैंने आपको बताया। तो हमारा कभी कभी क्या होता है कि बॉडी के अंदर जब हम प्रोटीन का इनटेक लेते हैं तो प्रोटीन का जो बाय प्रोडक्ट होता है तो वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और वो डायरेक्टली उसका निष्कासन होने की जगह पर वो ब्लड में चला जाता है। तो ब्लड में जाने की वजह से क्या होता है, गाउट होता है, यानी गठिया। तो गाउट में क्या हो जाता है कि जो हमारा अंगूठा होता है, पैर का अंगूठा, वहां पर सूजन आ जाती है। और अगर हम सुबह में उठते हैं तो सबसे पहले अगर आपको वो अंगूठे पर अगर सूजन आ रही है तो आप अपना यूरिक एसिड चेक करवाएं, वो यूरिक एसिड बढ़ा होगा आपके ब्लड के अंदर, सीरम यूरिक एसिड। तो ये भी एक डिजीज होता है, गाउट बोलते हैं हम उसको, और उसको भी ट्रीट करना होता है। उसकी कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं और कुछ ट्रीटमेंट होती है, वो देने से वो ठीक हो जाता है। और उसके बाद आता है हमारा यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये काफी लोगों को, हमको भी कई बार हो जाता है। जो हमारी यूरिनरी ट्रैक होती है, जो मैंने आपको जो 5 बताए सिस्टम, जो किडनी होती है, हमारा यूरेट्रा होता है, ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन आ जाता है तो हमें बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है, या तो फिर जलन होती है और फीवर भी आ जाता है कभी कभी। और
उसमें उसको यूटीआई बोलते हैं, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। उसमें कुछ मेडिसिन देते हैं और वो ठीक हो जाता है, और पानी का इंटेक हमें बढ़ाना होता है। और एक मेजर जो थ्रेटनिंग डिजीज है वो है किडनी फेलियर। किडनी फेलियर एक बहुत मेजर डिजीज है, और उससे कई बार मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, किडनी हमारा एक वाइटल ऑर्गन है और जिसके बिना जीवन अशक्य है। और आजकल बहुत टाइम से ये तो है कि किडनी के ट्रांसप्लांटेशन हो रहे हैं, और अगर 48 आवर्स में मृत्यु होने के 48 आवर्स के भीतर अगर जो किडनी का हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं एक में से दूसरे में, तो वो एक जीवन दान हो जाता है। और ये भी एक दान, हम जैसे बोलते हैं महादान उसको बोलते हैं, कि एक मनुष्य का जीवन आपने बचा लिया। तो जैसे आई डोनेट करते हैं, वैसे कुछ लोग अपने जीवन में बोल के जाते हैं कि आप हमारा किडनी डोनेट कर सकते हो। तो ये भी बहुत दान और पुण्य की बात होती है। और दूसरा सबसे लास्ट हम डिजीज बात करेंगे कि डायलिसिस। तो डायलिसिस में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया फिल्ट्रेशन का काम, तो जब हमारा किडनी फेल हो जाता है या किडनी का कोई डिजीज हो जाता है, तो जिसमें फिल्ट्रेशन नहीं होता, तो उसमें क्या करते हैं कि मशीन्स बनाए हुए हैं जो किडनी का काम हम बाहर कर सकते हैं, तो उसको हम डायलिसिस मशीन बोलते हैं। तो उसको पेशेंट को क्या करते हैं कि कुछ आपको पीरियड्स देते हैं, उस पीरियड्स में जाके आपको डायलिसिस करवाना होता है, यानी कि डायलिसिस यानी कि फिल्ट्रेशन। कुछ नहीं होता, फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो फिल्ट्रेशन करता वो बाहर, उसका किडनी का जो फंक्शनिंग है वो बाहर होता है, और वो कुछ समय के लिए आपको वहाँ पर हॉस्पिटल में जाके वो डायलिसिस करवाना पड़ता है। तो फिर आपका वापस वो क्लेंसिफिकेशन हो जाता है, टॉक्सिन बाहर आ जाते हैं, और यूरिन जो हमारा होता है वो फिल्ट्रेशन हो जाता है और रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है उसके अंदर। और किडनी जो मैंने जैसे आपको बताया कि वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और दूसरी बात है कि हमारे पास 2 किडनियां होती है, तो अगर एक किडनी नहीं होती है तो दूसरी किडनी से भी काम चल जाता है। तो वो दोनों में से एक होना जरूरी है। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि कोई घर में किसी की किडनी फेल हो जाती है, तो अगर जो जीवित मनुष्य है वो भी अपनी एक किडनी दूसरे को डोनेट कर सकते हैं, तो एक किडनी से भी हमारा काम चल जाता है। तो ये मैंने आपको कुछ जानकारी दी किडनी के बारे में। और ये पूरा हमारा जो सिस्टम था, ये यूरिनरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो एक पार्ट है, और ये पूरा का पूरा एक वाइटल सिस्टम है हमारा, और जिसके बिना जीवन हमारा अशक्य है। थैंक यू सो मच। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी यहाँ पर। सर, आपको कुछ पूछना है तो मुझे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर। पारुल पटेल जी को। आप आज की महासत बहुत ही रुचिकर रहा, क्योंकि जैसा कि बताया कि यूरिनल सिस्टम जल्दी है डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी का, तो कहीं ना कहीं यही मुख्य जो है सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी मजबूती के साथ होता है। और उसी से स्वास्थ्य पर जो भी प्रभाव पड़ते हैं वह कैसे क्या रहता है, उस पर अध्ययन बताया हुआ है। और इस तरह लगातार पढ़ने जारी है। पूरा शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी, और बहुत अच्छा इसका लाभ मिलने वाला है परीक्षार्थियों को, शिक्षार्थियों को जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, योग चिकित्सा की तैयारी कर रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा की तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छा जो है नॉलेज मिल रहा है। और आज के इस महासत्र के लिए स्कूल ऑफ परिवार की तरफ से मैं डॉक्टर पारुल पटेल जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देंगे। इसके लिए मैं अनुपम कुमार जी को, बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर, आमंत्रित करूँगा कि वो आए और डॉक्टर मैम का अभिनंदन करें, धन्यवाद प्रदर्शित करें, आभार व्यक्त करें। और डॉक्टर भगवान दास जी वह भी धन्यवाद प्रदर्शित करते हुए शांति पाठ कराकर आशीर्वाद करके यहाँ पर विराम दें। धन्यवाद शुक्ला सर।
और आज के सत्र में बाबू मैडम का व्याख्यान बहुत ही लाभदायक था। इसलिए मैडम के किसी बिहार की तरफ से मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद हम सकते हैं। किसी योग की डेली कोऑर्डिनेटर होते पर और आज के व्याख्यान के बारे में मैडम को मैं धन्यवाद ज्ञापन करते हुए और शांति पाठ करते हुए आज के सेशन को समाप्त करें। धन्यवाद अनुपम जी। धन्यवाद डॉक्टर फरोल जी। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छा आपने सहज रूप से समझाया। डॉक्टर DN शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सेवा, ये जो बस इसके लिए कोई शब्द नहीं है, जैसी जन सेवा हो रही है, बहुत ही अच्छा। मन जो है बिल्कुल भावुक हो जाता है कि देखो इस कार्य के लिए जो है कितने लोग अग्रसर रहते हैं और कितना मन से और कितनी आत्मा से इस कार्य को सफल बनाने में और जन सेवा में इतना अपना समय देते हुए आत्मिक संतुष्टि मिलती है। आइए अब हम इस वेबिनार को यहीं विराम देते हैं शांति पाठ के लिए। गहरा लंबा सांस लें, कोमलता से आंखें बंद करें। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति ओषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेद्धि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण करें, कोमलता से चेहरे पर स्पर्श करें। धन्यवाद। आज के लिए अनुमति चाहते हैं। कल 7:30 बजे पुनः फिर उपस्थित होंगे नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमस्कार।